नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। आज हम चर्चा कर रहे हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु पर, अर्थात सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र विषय का अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि किसी न किसी रूप में समस्त परीक्षाओं में पूछा जाता, चाहे वो कंपटीशन की हो या फिर एकेडमिक हो। देखते हैं हम यहाँ पे। तो अगर हम समाजशास्त्र के विषय वस्तु की चर्चा करें तो यहाँ पे है कि विषय वस्तु का तात्पर्य उन निश्चित तथ्यों से है जिसका अध्ययन एक विषय के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार ऐसा कहा जा सकता है कि विषय वस्तु अध्ययन के वास्तविक विषयों को व्यक्त करता है। अर्थात विषय वस्तु का तात्पर्य यही है कि इस विषय का अध्ययन इस विषय में किया जाता है, उस निश्चित तथ्य का अध्ययन इस विषय के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, आगे इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संदर्भ में या किसी भी समाजशास्त्र में किसी भी परिभाषा के विषय में अभी तक विद्वानों में एकमतता का अभाव है। परिवार, विवाह, नातेदारी, समाज, संस्कृति, जिसकी भी परिभाषा की चर्चा करें, चूंकि समाजशास्त्र अभी एक नवीन विज्ञान है, तो इस वजह से अभी कोई व्यवस्थित परिभाषा, एक्यूरेट परिभाषा नहीं आ पाई। जितने विचारक उतने प्रकार की परिभाषाएं हैं। तो यहाँ पे है समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संदर्भ में विचारकों के मत। समाजशास्त्र की विषय वस्तु को लेकर विद्वानों में एकमतता का अभाव है, ये एकमत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम दुर्खीम के अनुसार इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है, जिसमें पहला पॉइंट है सामाजिक आकार की या सोशल मॉर्फोलॉजी। इसमें इन्होंने समाज के आकार को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया है, उन कारकों का अध्ययन किया जिनके माध्यम से समाज के आकार को प्रभावित किया जा सकता है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि भौगोलिक पर्यावरण जो होता है ये समाज के आकार को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है या समाज को प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत इन्होंने उदाहरण स्वरूप दिया है जनसंख्या, अर्थात जनसंख्या भी समाज के आकार को डिफाइन करती है और उसका जनघनत्व भी समाज के आकार को डिफाइन करता है। तो सामाजिक आकारिकी के अंतर्गत हम जनसंख्या, जनघनत्व आदि की चर्चा करते हैं। दूसरा पॉइंट है सामाजिक शरीर शास्त्र, सोशल फिजियोलॉजी। अब यहाँ पे इनका यह कहना है सामाजिक शरीर शास्त्र के अंतर्गत इन्होंने उन विचारों की बात की या फिर उन कारकों की बात किया है जो समाज रूपी शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे मनुष्य का शरीर है, हाथ, पैर, मुंह, नाक जो भी है, ठीक, शरीर के अंग है। उसी प्रकार समाज के जो अंग होते हैं वो सामाजिक शरीर शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या है, समाज के अंग में सामाजिक प्रक्रियाएं, समूह, संस्थाएं आदि आती हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट इनका है सामान्य समाजशास्त्र, जनरल सोशियोलॉजी। इसके अंतर्गत इन्होंने बताया है कि वे सभी सामाजिक प्रक्रियाएं जो भी समाज में व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं, सब सामान्य समाजशास्त्र के अंतर्गत आती हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके अंतर्गत सभी सामाजिक प्रक्रियाएं, समूह और संस्थाएं आती हैं जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं। दुर्खीम इसे ही समाजशास्त्र का दार्शनिक अंग भी कहते हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक में अंग का यंग हो गया है, तो दुर्खीम इसे ही समाजशास्त्र का दार्शनिक अंग भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। गिन्सबर्ग के अनुसार इन्होंने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 4 भागों में बांट दिया। दुर्खीम ने कितने भाग में बांटा था? 3 भाग में, और ये 4 भाग में बांटते हैं। 4 में जिसमें इसमें इनका पहला है सामाजिक आकारिकी या सोशल मॉर्फोलॉजी। इसमें इन्होंने समाज के आकार एवं स्वरूप को निश्चित करने वाली विशेषताओं का अध्ययन किया। जैसे
फिर वही दुर्खिम वाली बात यहाँ पे हो गई। दुर्खिम ने भी सामाजिक आकारिकी में जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या का आकार बताया था, इन्होंने भी सामाजिक आकारिकी में जनसंख्या का घनत्व और जनसंख्या के आकार की बात की है। अगला पॉइंट इनका है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण के तहत इन्होंने इसमें समाज पर नियंत्रण रखने वाले तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। गिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक नियंत्रण समाजशास्त्र की विषय वस्तु है और इसके अंतर्गत समाज पर नियंत्रण रखने वाले तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जैसे जनरीति, प्रथा, परंपरा, रूढ़ियाँ, नैतिकता, फैशन, धर्म और कानून आदि। ये सब वे कारक हैं जो समाज पर किसी न किसी रूप में अपना नियंत्रण बनाए रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक प्रक्रियाएं। गिन्सबर्ग के अनुसार तीसरा पॉइंट सामाजिक प्रक्रियाएं, सोशल प्रोसेस है। इसमें व्यक्तियों एवं समूह के बीच होने वाली विभिन्न अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ये अंतःक्रियाएं ही समाज का आधार हैं, जैसे सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा। यहां पर इन्होंने सामाजिक प्रक्रियाओं को समाजशास्त्र का मुख्य विषय वस्तु माना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अगला पॉइंट चौथा इनका है सामाजिक प्रयारिकी, सोशल पैथोलॉजी। अब अगर हम पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजी में क्या होता है? अगर इंसान की बात करें या मनुष्य की बात करें तो पैथोलॉजी में क्या होता है, उसके मतलब अंदर अगर कोई विकृति है तो उसकी जांच होती है पैथोलॉजी के अंतर्गत। तो यहां पे सामाजिक प्रयारिकी, सोशल पैथोलॉजी की चर्चा हो रही है। सोशल पैथोलॉजी में क्या है? इसमें समाज को विघटित अथवा सामाजिक समस्याएं उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों एवं दशाओं का अध्ययन किया जाता है। अब देखा जाए तो वे परिस्थितियां कौन सी हैं जिनसे समाज में विघटन या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ पे उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो यहाँ पे दिया गया अपराध, निर्धनता, बेरोजगारी, बाल अपराध आदि। ये ऐसे कारक हैं जिनसे समाज का विघटन होता है और समाज में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आगे बढ़ते हैं। केरन्स केरन्स ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 6 भागों में बांटा है। इनके 6 पार्ट कौन कौन से हैं? सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक संहिताएं। ये 6 भाग केरन्स ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को बांटा है। आगे बढ़ते हैं। अगले विचारक हैं एलेक्स सिंकर्स। इन्होंने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। इनकी एक पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी, एलेक्स सिंकर्स की। पहला पार्ट इनका है ऐतिहासिक समाजशास्त्र। इसके अंतर्गत प्रारंभिक समाजशास्त्रियों का अध्ययन किया जाता है, यानी जो समाजशास्त्र के उद्भव के साथ समाजशास्त्री या उसके पहले बने रहे उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। दूसरा पॉइंट है अनुभवाश्रित समाजशास्त्र। यहां पे क्या है? इसके अंतर्गत वर्तमान समाजशास्त्रियों एवं उनके विचारों का अध्ययन करते हैं। थर्ड पॉइंट है विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र। यहां पे दिया गया है, इसके अंतर्गत उपर्युक्त दोनों शाखाओं से संबंधित जानकारियों का उल्लेख करते हैं। विश्लेषण में क्या है? ऐतिहासिक और वर्तमान दोनों को मिलाकर उसका क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कार्ल मैनहीम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। एक है व्यवस्थित एवं सामान्य समाजशास्त्र और दूसरा ऐतिहासिक समाजशास्त्र। आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज सिमेल ये सामाजिक प्रक्रिया को ही, किसको? सोशल प्रोसेस को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं। इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में विभाजित किया है। वे 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला सामान्य समाजशास्त्र। इसमें सामाजिकता के आधार पर संपूर्ण
सामाजिकता के आधार पर निर्मित संपूर्ण ऐतिहासिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? सामान्य समाजशास्त्र में सामाजिकता के आधार पर निर्मित संपूर्ण ऐतिहासिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है दार्शनिक समाजशास्त्र। इसे सीमेल सामाजिक विज्ञानों की ज्ञान मीमांसा या एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक विज्ञान की ज्ञान मीमांसा। तीसरा पॉइंट है स्वरूपात्मक समाजशास्त्र। इसमें सामाजिकता के आधार पर निर्मित साहचर्य के रूपों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। किंग्सले डेविस ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग इसमें? सामाजिक रचना, सामाजिक कार्य, सामाजिक अंतःक्रिया, व्यक्ति और उसका समाज, सामाजिक परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। सोरोकिन ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में निम्न बातों को शामिल किया है, या 3 भागों में बांटा है इन्होंने। पहला है सामाजिक घटना। इसमें क्या है? धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि घटनाएं एवं उनके मध्य सहसंबंध, जो भी सहसंबंध बनते हैं उसकी अध्ययन समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत सोरोकिन के अनुसार सामाजिक घटना के अंतर्गत किया जाता है। अगला पॉइंट है सामाजिक घटना के प्रभाव। इसमें इन्होंने बताया है कि भौगोलिक घटनाएं और सामाजिक जीवन पर उनके प्रभाव का अध्ययन सामाजिक घटना के अंतर्गत किया जाता है। अगला पॉइंट है सामाजिक घटना के लक्षण। समाज में घटने वाली प्रत्येक घटनाओं की एक आम विशेषता होती है। अब यहाँ पे इसके लिए आपको कार्य कारण संबंध पे जाना पड़ेगा। यदि इन्होंने कहा है कि समाज में घटने वाली प्रत्येक घटनाओं की एक आम विशेषता होती है, तो अवश्य है कि इसके पहले यह घटना कभी घटित हुई रहेगी उसी कारण से, फिर आगे भी इसी कारण से घटित होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टॉनिज के अनुसार या टॉनिज ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निम्न भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं? शुद्ध या सैद्धांतिक समाजशास्त्र, व्यवहारिक समाजशास्त्र और अनुभवपरक समाजशास्त्र। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखें एक मतलब सारांश स्वरूप में देख लें तो भारतीय पाठ्य पुस्तकों के लेखकों ने स्कोप और सब्जेक्ट मैटर को अलग अलग विस्तार पूर्वक वर्णन करने का प्रयास किया है। इतना ही नहीं, दोनों शब्दों को अलग कराकर समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र और विषय वस्तु का वर्णन भी किया है। लेकिन अंततः यह कहा जा सकता है कि जो अंतर हिंदी भाषा के विषय वस्तु और विषय क्षेत्र में है, वही अंतर अंग्रेजी भाषा के स्कोप और सब्जेक्ट मैटर के मध्य नहीं है। ये दोनों शब्द केवल परस्पर व्याप्त या ओवरलैप्ड हैं। अतः परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि दोनों शब्दों का अर्थ एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक बार हम सरसरी नज़र से इसको देखते चलते हैं। देखिए, विषय वस्तु का तात्पर्य उन निश्चित तथ्यों से है जिसका अध्ययन एक विषय के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार ऐसा कहा जा सकता है कि विषय वस्तु अध्ययन के वास्तविक विषयों को व्यक्त करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु को लेकर विद्वानों में एकमतता का अभाव है, अर्थात एकमत का निर्माण नहीं हो पाया अभी तक। आगे दुर्खिम ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा: सामाजिक आकार की, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र। आगे गिन्सबर्ग के अनुसार इन्होंने सामाजिक आकार की, सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक प्रक्रियाएं, इसके बाद सामाजिक व्याधिकी की चर्चा की। केरन्स ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को 6 भागों में बांटा: सामाजिक क्रिया, सामाजिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक संहिताएं। एलेक्स इंकर्स ने ऐतिहासिक समाजशास्त्र, अनुभवाश्रित समाजशास्त्र, विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र। कार्ल मैनहीम के अनुसार व्यवस्थित एवं सामान्य समाजशास्त्र और ऐतिहासिक समाजशास्त्र। जॉर्ज सीमेल
ये सामाजिक प्रक्रिया को ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानते हैं। तो इन्होंने इसके अंतर्गत किसको रखा? सामान्य समाजशास्त्र, दार्शनिक समाजशास्त्र, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र। किंग्सले डेविस, सामाजिक रचना, सामाजिक कार्य, सामाजिक अंतःक्रिया, व्यक्ति और उसका समाज, सामाजिक परिवर्तन। सोरोकिन ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा: सामाजिक घटना, सामाजिक घटना के प्रभाव और सामाजिक घटना के लक्षण। आगे टॉनिज ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को शुद्ध या सैद्धांतिक समाजशास्त्र, व्यवहारिक समाजशास्त्र, अनुभवपरक समाजशास्त्र में विभाजित किया। आगे भारतीय पाठ्यपुस्तकों की बात की गई कि जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर और स्कोप को अलग अलग विस्तार पूर्वक करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन फाइनली हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट मैटर और स्कोप ये दोनों इंग्लिश भाषा के केवल ओवरलैप्ड वर्ड हैं। अतः इन दोनों को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है। इसी के साथ हमारी यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं यह क्लास आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।